नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपने जो टॉपिक शुरू कर रखा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण सिलेबस है। तो आज अपन उसी संदर्भ में आज का टॉपिक देखेंगे महासागरीय जल में संचलन। और संचलन के लिए एक पहले अपने वीडियो डाल रखा है जैसे कि ज्वार भाटा, और आज अपन महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा के लिए विस्तृत वीडियो आपको अगले ही टॉपिक में मिल जाएगा। अलग से एक और बनाएंगे जिसमें बड़ा विस्तृत तौर पर बनाएंगे उसको। तो आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल का फायदा पहुंच सके। तो आज अपन देखेंगे महासागरीय जल का संचलन, उसमें होगा महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, यदि अपन धारा की बात करते हैं तो दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है तरंग, एक आता है धारा। तरंग के साथ में एक शब्द जुड़ा होता है लहर। दोनों में फर्क होता है। लहर या जो तरंग होती है इसमें जल आगे की ओर गति नहीं करता है, ठीक है, बल्कि ऊर्ध्वाधर गति इसकी कौन सी गति होती है? ऊर्ध्वाधर गति होती है। लहर या तरंग में पानी ऊपर नीचे होता है, यानी नीचे बैठता है, ऊपर उठता है, नीचे बैठता है, ऊपर नीचे गति होती है, इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है ना। क्षैतिज गति इसमें नहीं पाई जाती है। और जो धारा होती है, धारा में सागरीय जल क्षैतिज गति करता है, क्षैतिज गति करता है, यानी अर्थात एक नदी प्रवाह की तरह, नदी प्रवाह की तरह गतिशील होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से नदी आगे एक स्थान से दूसरा पानी ले जाती है, उसी प्रकार इसमें धारा के अंदर जल अग्रसर होता है, ठीक है ना। इसमें तरंगी और धारा जो है, इसमें जो जल की गति होती है, जो स्पीड होती है, उसको नोट में अंकित किया जाता है, नोट, ठीक है ना। नोट इसका मात्रक है, इसकी इकाई होती है, कितने नोट की धारा है, तरंग है, उसके रूप में इसको अपन नोट करते हैं, ठीक है ना। तो अपन आज बात करेंगे धाराओं की। लहर, तरंग, इसका अलग से टॉपिक अपन है, वीडियो बनाने जा रहे हैं अलग से। इसके बाद में या एक वीडियो है इसका और डाल, पहले हालांकि डाला हुआ इसलिए मैंने इसको बाद में लिया, पहले धारा का डाल देते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक से रूबरू होते चले जाए, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इसमें आज धारा। धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है गर्म जल धारा और दूसरी है ठंडी जल धारा। ठीक है, गर्म जल धाराएं जो होती है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से, भूमध्य रेखीय भागों से ध्रुवों की ओर अग्रसर होती है। अर्थात यहाँ का गर्म पानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य का तापमान चूंकि लगभग ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें है सीधी आती है, तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है इस भाग में, तो यहाँ से ये धाराएं क्या करती है, गर्म पानी को ध्रुवों की ओर ले जाती है, ठीक है ना। और ये जो ठंडी धाराएं होती है ये ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होती है। अर्थात ये क्या करती है, ध्रुवों का ठंडा पानी जो है वो भूमध्य रेखा की ओर लाती है। ठीक है ना। जैसे कि यदि अपन देखें, ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब में यदि अपन देखें तो ये ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ से पानी इधर आता है तो ये ठंडी धारा के रूप में आता है, और इस भाग से यदि ऊपर जाता है तो ये गर्म जल धारा के रूप में जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ध्रुवीय प्रदेश से ठंडी धारा आती है और गर्म भूमध्य रेखीय प्रदेश से गर्म जल धारा चलती है। दो तरह की धाराएं होगी। अगला है प्रेरक बल। इन धाराओं को कौन से बल प्रेरित करते हैं, किन बलों के कारण ये धाराएं उत्पन्न होती है महासागरों में। ठीक है ना। इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी बल कौन कौन से है। ठीक है ना। तो अपन देखें इसके बारे में। तो यदि प्रेरक बलों की अपन बात करते हैं तो कई तरह के बल हैं। एक तो होता है पृथ्वी का घूर्णन बल। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसका सिलेबस अपन ने बता रखा है। पृथ्वी की गतियाँ भाग 1 और भाग 2 दे रखा है, तो उसको ध्यान से पढ़ें, उसमें आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएगी। घूर्णन बल, ठीक है ना, जिसको घूर्णन बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है, क्योंकि 1844 में कोरियोलिस ने सबसे पहले इस बल का पता लगाया था। और इसी बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं अपने दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर विमुख हो जाती है। उसी प्रकार ये धाराएं भी अपनी दिशा से विमुख हो जाती है। पृथ्वी जब घूमती है तो धारा क्यों उत्पन्न होती है, कोरियोलिस बल किस प्रकार से धाराओं को उत्पन्न करता है, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक वो यह है कि पृथ्वी जब भ्रमण करती है तो इसके ऊपर जो भी कठोर खंड है, इसके ऊपर जो भी कठोर स्थलखंड है, ये कठोर स्थलखंड तो इसके घूर्णन के साथ में साथ साथ घूम जाते हैं। ठीक है, यानी कठोर जो भाग होता है वो धक्का लगते उसके साथ में एक साथ घूम जाता है, लेकिन जो लिक्विड भाग है, तरल भाग है, वो उसके साथ में उस गति से आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो पीछे छूट जाता है। लिक्विड भाग जो है वो उस गति से आगे न बढ़ करके पीछे छूट जाता है। पीछे छूट जाता है तो उसमें हलचल पैदा हो जाती है, जिसके कारण धाराएं उत्पन्न होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, घूर्णन बल के कारण किस प्रकार से धाराएं उत्पन्न होती है। तो ठोस भाग तो एक साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लिक्विड पीछे रह जाता है। इसके अलावा पवनें जब चलती है तो पवनें क्या करती है, समुद्र जो सरफेस होता है, सतह होती है, उसके ऊपर घर्षण पैदा करती है, और घर्षण से क्या होता है, उस जल को एक गति मिलती है, और उस गति के कारण उस जल में धारा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो हवा का जो वेग होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, तो उसको धक्का मारती है और उसके साथ में घर्षण के साथ में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भाग करके ले जाती है। ठीक है ना। तो पवनें भी धाराएं उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक बल के रूप में काम करती है। घनत्व मुख्य रूप से क्या होता है कि महासागरीय जल है उसमें यदि नमक की मात्रा, लवण की मात्रा अधिक है तो उसका घनत्व अधिक पाया जाता है, और नमक की मात्रा कम है तो उसका घनत्व कम पाया जाता है। दूसरी ओर ध्रुवीय प्रदेश में पानी ठंडा होता है तो ठंडे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और गर्म पानी का घनत्व कम होता है। ठीक है ना। तो घनत्व के कारण भी क्या होता है कि ध्रुवों से यदि अपन देखें तो घनत्व का मतलब है जैसे लवणीय जल का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, ये भारी होता है और घनत्व ज्यादा है तो भारी होगा, भारी होता है तो ये क्या करता है, नीचे बैठता है। ठीक है ना। और दूसरा, ध्रुवीय प्रदेश में ध्रुवों पर ठंडे पानी का घनत्व है, ठंडे जल का घनत्व ज्यादा होता है, तो यही बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से एक अधिक घनत्व होता है, इसके कारण क्या होता है, ध्रुवों पर जो है पानी ठंडा होकर के नीचे बैठता है, भूमध्य रेखा के प्रदेश से पानी गर्म होकर के ऊपर उठता है, तो ऊपर का पानी, ध्रुव का पानी नीचे बैठता है और भूमध्य रेखीय प्रदेश से पानी ऊपर उठता है, फिर वो नीचे बैठता है तो उस खाली जगह को भरने के लिए भूमध्य रेखीय प्रदेश का पानी ध्रुवों की ओर चलता है। ठीक है ना, ध्रुवों की ओर जाकर के वहां से पुनः ठंडा होकर के नीचे बैठता है, तो इस प्रकार से इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से पानी
गर्म होकर के उठा, गर्म होकर के इधर गया, यहाँ ठंडा हो गया, नीचे बैठा, तो ये नीचे की ओर, ऊपरी जल, गर्म जल की सतह के नीचे की ओर इस खाली जगह को बढ़ने के लिए ये इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जल का घनत्व है। ठीक है, और उसका ठंडापन, घूर्णन बल, या जिसको अपन कह सकते हैं कोरियोलिस बल। और अगला है मास हवाएं या पवनें, ये भी इसको प्रभावित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग देती है। एक जो होता है महत्वपूर्ण है वो है अपना कोरियोलिस बल। हाँ, तो ये हो गया सागरीय। अगला एक बल और है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल में क्या होता है, किसी भी स्थल खंड का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचता है। तो इस प्रकार से जो भी स्थल खंड जहाँ कहीं पाए जाते हैं, जहाँ गुरुत्व अधिक होता है, तो वो कम गुरुत्व वाले प्रदेश से उन पदार्थों को अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो इस कारण से उसका संचलन जो है कम गुरुत्व वाले बल से अधिक गुरुत्व वाले बल की ओर हो जाता है। तो ये भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ये 3-4 बल मुख्य रूप से दे रखे हैं, जैसे गुणन बल है, पवने हैं, घनत्व है, लवण की मात्रा अधिक होना घनत्व बढ़ा देती है और पानी को भारी बना देती है, तो इसके कारण भी धाराएं पैदा होती है। और दूरों का ठंडा पानी है उसके कारण भी धाराएं पैदा होती है, और गुरुत्व बल के कारण भी महासागरों में धाराएं पैदा होती है। ठीक है ना, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे एक वायुदाब महत्वपूर्ण काम करता है, वायुदाब भी इसमें काम करता है। वायुदाब, वायुदाब में क्या होता है कि जहाँ जिन भागों का वायुदाब अधिक पाया जाता है, जो भाग ठंडे होते हैं वहाँ वायुदाब अधिक पाया जाता है, जो गर्म भाग है वहाँ वायुदाब कम पाया जाता है। तो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से क्या होता है, हवाएं कम वायुदाब की ओर चलती है, तो वहाँ हवाएं चलती है क्योंकि वो अपने साथ में जल की सतह से जब टकराती है तो घर्षण पैदा करती है। इसमें पवनों में आ जाता है ये बिंदु, लेकिन वायुदाब इसका प्रेरक बल हो सकता है। ठीक है ना, तो ये भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो ये कुछ 5-6 प्रकार के, अपने 4-5 प्रकार के जो बल देखे हैं, जो महासागरों में जल की गति या जल को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें जो गुरुत्व बल मैंने लिखा है, ये अन्य जैसे चंद्रमा का गुरुत्व बल, ठीक है ना, सूर्य का गुरुत्व बल, ये भी काम करता है। जैसे ज्वार आता है, ज्वार के कारण संचलन पैदा होता है, तो ये गुरुत्व बल भी पानी को अपनी ओर खींचता है। तो जब तरंग पैदा होती है तो उसके साथ में लहर भी पैदा हो सकती है, क्योंकि लहर के लिए भी ये बल उत्तरदायी हो सकता है, क्योंकि पानी को अपनी ओर खींचता है। तो इससे ज्वार उत्पन्न होता है। हालांकि ज्वार के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी दोनों का बल, ये गुरुत्व बल है, बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें धारा के लिए भी ये काम करता है। ठीक है ना, तो गुरुत्व बल मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये थे प्रमुख बल जो उत्तरदायी है महासागरों में धाराओं के लिए। अगला बिंदु है वो है किन किन महासागरों में धाराएं उत्पन्न होती है। किन किन महासागरों में धाराएं उत्पन्न होती है। धाराएं मुख्य रूप से 3 महासागरों में पैदा होती है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और तीसरी है प्रशांत महासागर। तीसरा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर 3 महासागरों में धाराएं उत्पन्न होती है। किस में नहीं होती? उत्तरी जो आर्कटिक महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण ध्रुव महासागर, इन दोनों में धाराएं उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जमे हुए थे। कारण क्या है, किस कारण से धाराएं उत्पन्न नहीं होती? ये जमे हुए हैं, इनका पानी जमा हुआ है,
क्योंकि तापमान यहाँ माइनस में पाया जाता है, तो जमा हुआ होने के कारण इनके टेम्परेचर अधिक होने कम होने के कारण इनमें धाराएं उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि धाराएं लिक्विड में पैदा होती है। तो ये लिक्विड नहीं है, ये तो जमे हुए ऑलरेडी तरल अवस्था में नहीं है, इसलिए इनमें धाराएं पैदा नहीं होती दोनों में। तो 3 महासागर प्रमुख है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इन तीनों में धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है ना। 3 ऐसी धाराएं हैं जो तीनों महासागरों में पाई जाती है, यानी इन 3 महासागरों में धाराएं उत्पन्न होती है। 3 धाराएं जो इन सभी महासागरों में, इन सभी में पाई जाती है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सी धारा है जो तीनों महासागरों में नहीं पाई जाती। ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि 3 धाराएं कौन कौन सी है। एक तो है उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, एक दूसरी दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, ठीक है ना, और तीसरी है प्रति विषुवतरेखीय धारा, प्रति विषुवतरेखीय धारा। ये 3 धाराएं हैं जो तीनों महासागरों में पाई जाती है, उत्तरी विषुवतरेखीय, दक्षिणी विषुवतरेखीय, प्रति विषुवतरेखीय। अब इनमें होता क्या है, जो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है, अपन को पता है हमारी पृथ्वी में जो घूर्णन पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर जो घूर्णन पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ये फैक्ट है, महत्वपूर्ण है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अर्थात हमारा जो भाग है उससे पहले हमारा जो पूर्वी भाग है वो सूर्य के सम्मुख होकर के गुजरता है, इसलिए अपन कह सकते हैं हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और उसके बाद में उसका पश्चिमी भाग उसके सम्मुख बाद में आता है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी वो घूर्णन कर रही होती है। यदि इसको अपन देखें तो इसमें क्या होता है कि जो धारा उत्पन्न होती है कोरियोलिस बल के कारण, तो इनकी जो दिशा होती है वो ठीक इसके विपरीत होती है। यानी ये प्रति विषुवतरेखीय की धारा जो होती है वो उत्तरी विषुवतरेखीय की जो धारा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है कौन सी? उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। यह दक्षिण विषुवतरेखीय धारा भी इसी रूप में गति करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब आप कहोगे सिंपल सा प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और यह जो है ठीक इसकी विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर यह धारा गति करती, तो जल में ठीक इसकी विपरीत गति दिखाई दे रही है। तो इसके लिए क्या है, अपन यदि देखें तो जैसे अपन जहाँ कहीं भी खड़े हैं और पास से अपने गाड़ी गुजरती है, तो आप देखना गाड़ी से गुजरते वक्त अपने को क्या होगा, जैसे पास से गुजरेगी तो उसका अपने को धक्का लगेगा। तो एक गाड़ी के गुजरने के बाद जस्ट एक प्रेरक बल काम करता है जो अपने पीछे की ओर अपने को धक्का मारता है, पीछे की ओर धक्का मारता है। तो यही कारण है कि ये धाराएं हैं, इसमें विपरीत गति पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि महासागरीय जल जो है उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाता है, पृथ्वी घूर्णन के साथ में वो पीछे छूट जाता है, तो इसमें जल में संचलन है वो पूर्व से पश्चिम विपरीत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। इनके दोनों के ठीक बीच में दक्षिणी और उत्तरी विषुवतरेखीय धारा है, दोनों के ठीक बीच में यह प्रति विषुवतरेखीय धारा चलती है, दोनों के बीच में चलती है ये, ठीक है ना। तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, कौन सी? प्रति विषुवतरेखीय धारा। यह धारा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जैसे अपन यदि इसको ग्लोब मान लें,
ठीक है ना, ये भूमध्य रेखा मान ले, तो ये जो धारा है वो तो हो जाएगी अपनी उत्तरी विषुवत की धारा 1 नंबर की, ये हो जाएगी दक्षिणी विषुवत की धारा 2 नंबर की, ठीक है ना, और इनके दोनों के ठीक बीच में भूमध्य रेखा के साथ साथ यहाँ पे इधर चलेगी ये, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये हो जाएगी 3 नंबर जो मैंने यहाँ लिखा है प्रति विषुवतरेखीय धारा, ठीक है ना। तो ये तीनों धाराएं उत्तरी विषुवतरेखीय, दक्षिण विषुवतरेखीय और प्रति विषुवतरेखीय तीनों महासागरों में, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तीनों में सनातन रूप से चलती है और तीनों महासागरों में धारा देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगले वीडियो में कि इन महासागरों में कौन कौन सी धाराएं, जैसे अटलांटिक में कौन कौन सी धाराएं हैं, हिंद महासागर में कौन सी धारा है, प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं चलती है, तो उनको देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और आगे बढ़ाएँ ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ जो है एजुकेशन संबंधित विशेष रूप से संपूर्ण भूगोल के संपूर्ण वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आए, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करके। थैंक यू।